गुड मॉर्निंग 11th क्लास। बेटा आज मैं आपको पढ़ाऊंगी तरंगों के प्रकार। तो तरंगों के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में अपने बताया था कि तरंगे एक प्रकार की ऊर्जा हैं जो माध्यम को प्रभावित किए बिना संचरित होती हैं। और जब जैसा कि आपको पता है कि जब किसी भी माध्यम में तरंग का संचरण होता है, जब तरंग चलती है तो जो माध्यम के कण होते हैं वो नहीं आगे बढ़ते, बल्कि वो क्या करते हैं कि अपनी माध्य स्थिति जो है उसके सापेक्ष ही ऊपर नीचे या इधर उधर कंपन करते हैं। अब ऊपर नीचे कंपन करते हैं या इधर उधर कंपन करते हैं, इस आधार पर तरंगों को दो प्रकार में डिवाइड किया गया है। अनुदैर्घ्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे। और यहाँ पर जो मैं बात कर रही हूँ वो यांत्रिक तरंगों की बात कर रही हूँ, क्योंकि माध्यम की बात करी है। तो जिन तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है वो यांत्रिक तरंगे होती हैं, और जो बिना माध्यम के संचरित होती हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। और आपने इस चैप्टर में कौन सी तरंगों के बारे में पढ़ना है? यांत्रिक तरंगे। तो यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे। सबसे पहले अनुदैर्घ्य तरंगे, वे तरंगे जिनमें माध्यम के कणों का कंपन तरंग संचरण की दिशा के समांतर होता है, अनुदैर्घ्य तरंगे कहलाती हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि माध्यम के जो कण हैं वो क्या करते हैं, अपनी जो उनकी माध्य स्थिति है उसके आगे पीछे इस तरीके से दोलन करते रहते हैं। और जो ध्वनि है वो हमें किस फॉर्म में संचरित होती है? संपीड़न और विरलन की फॉर्म में। तो जैसे कि स्वरित्र द्विभुज मैंने आपको बताया था, जब स्वरित्र द्विभुज को, ये स्वरित्र द्विभुज है, जब मैंने आपको सरल आवर्त गति में स्वरित्र द्विभुज के बारे में बताया था, तो एक बार फिर से मैं बता दूं कि ये द्विभुज है क्योंकि इसकी दो भुजाएं होती हैं। ये जो है पकड़ने के लिए हैंडल है। तो जब इसको रबर के पैड पे मारा जाता है तो इसमें जो कंपन होते हैं वो किस तरीके से होते हैं? अपनी साम्य स्थिति के इधर आगे पीछे कंपन होती है। तो कहीं पर क्या होता है कि जहाँ पर माध्यम के कण, माध्यम मतलब यहाँ पर जो इसकी साउंड आएगी वो कहाँ? वायु में होगी, तो माध्यम हो गया वायु। तो कहीं पर तो जो माध्यम के कण हैं वो पास पास हो जाते हैं, और कहीं पर क्या होता है, माध्यम के कण दूर दूर हो जाते हैं। फिर से कहीं पर पास पास हो जाते हैं और कहीं पर दूर दूर हो जाते हैं। जहाँ पर माध्यम के कण पास पास होते हैं उसको बोला जाता है संपीड़न। संपीड़न मतलब संपीड़ित करना, कंप्रेस करना, दबाना। यहाँ पर दब दब के पास में आ गए। और विरलन, जहाँ पर दूर दूर होते हैं उसको बोला जाता है विरलन। विरलन मतलब फैल गए, दूर दूर हो गए। तो अनुदैर्घ्य तरंगे जब चलती हैं, इनके संचरण के दौरान जहाँ पर कंपन करते हुए माध्यम के कण पास पास होते हैं वह स्थिति संपीड़न कहलाती है। और संचरण के दौरान जहाँ पर माध्यम के कण दूर दूर होते हैं वह स्थिति विरलन कहलाती है। जो संपीड़न वाला स्थान है यहाँ पर घनत्व और दाब, प्रेशर जो है वो ज्यादा होता है। प्रेशर ज्यादा होने की वजह से ही तो कण पास पास हो गए। और जो विरलन वाला स्थान है वहां पर विरलन वाले स्थान पर घनत्व और दाब जो है वो कम होता है। तो एक तो ये एग्जाम्पल हो गया अनुदैर्घ्य तरंगों का, जैसे स्वरित्र द्विभुज को हम मारते हैं रबर पैड पे, तो इसका इजी सा एग्जाम्पल हो गया वायु में चलने वाली ध्वनि तरंगे। या फिर जैसे सपोज एक कील हम लें और उसके साथ हम एक स्प्रिंग को बांध दें और एक सिरा उसका हाथ में लेके हम इसको स्ट्रेच करें, तो हम देखते हैं कि कहीं पर तो स्प्रिंग के जो कण हैं वो पास पास आ गए, कहीं पर दूर दूर हो गए, फिर से कहीं पर पास पास आ गए, फिर से कहीं पर दूर दूर हो गए। तो ये भी कौन सी तरंगे हैं? ये हैं अनुदैर्घ्य तरंगे। जहां पर कण पास पास आ गए वो हो गया संपीड़न, जहां पर दाब और घनत्व ज्यादा है।
और जहां पर कण दूर दूर हो गए वो क्या हो गया, वो हो गया विरलन। तो अब अनुदैर्घ्य तरंगों के गुणों की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पॉइंट कि संपीड़न के स्थान पर, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया भी, कि दाब और घनत्व जो है वो मैक्सिमम होता है, और विरलन के स्थान पर दाब और घनत्व जो है वो न्यूनतम मिनिमम होता है। सेकंड पॉइंट, दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। संपीड़न या फिर विरलन, इनके जो बीच की दूरी है वो क्या कहलाएगी, लैम्डा, तरंग दैर्घ्य। इसी तरीके से ये जो अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं ये तीनों माध्यम, ठोस, द्रव और गैस, तीनों माध्यमों में उत्पन्न की जा सकती है। मैंने आपको कहा कि दो क्रमागत संपीड़न, क्रमागत मतलब एक के बाद जो नेक्स्ट संपीड़न आता है, इनके बीच की दूरी लैम्डा होती है, तरंग दैर्घ्य के बराबर होती है। तो अगर हम एक संपीड़न और एक विरलन की बात करें तो एक संपीड़न और एक विरलन के जो बीच की दूरी होती है वो होती है लैम्डा बाई 2, तरंग दैर्घ्य की आधी। ये है अनुदैर्घ्य तरंगे। अब हम बात करते हैं अनुप्रस्थ तरंगों की। यहाँ पर मैंने आपको कहा कि अनुदैर्घ्य तरंगे कैसी होती हैं कि इसमें माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति है, बैलेंस्ड वाली जो कंडीशन है उसके इधर आगे पीछे दोलन करते हैं, कंपन करते हैं। तो अनुप्रस्थ तरंगों में इसका ऑपोजिट हो जाएगा। इसमें कैसे दोलन करेंगे, ऊपर नीचे। तो वे तरंगे जिसमें माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति पर तरंग संचरण के लंबवत इस तरीके से कंपन करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, अनुप्रस्थ तरंगे कहा जाता है। माध्यम के कणों की साम्य अवस्था से जो ऊपर की तरफ अधिकतम पॉइंट होता है उसको श्रृंग कहते हैं, और जो नीचे की तरफ अधिकतम पॉइंट होता है उसको गर्त कहते हैं। मतलब जो अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं वो किस फॉर्म में आगे बढ़ती हैं, संपीड़न विरलन, संपीड़न विरलन, संपीड़न विरलन। और जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं ये किस फॉर्म में आगे बढ़ती हैं, श्रृंग गर्त, श्रृंग गर्त, श्रृंग गर्त। अब ये कैसे चलती हैं, जैसे कि एक ही हमने सिरा लिया और यहाँ से रस्सी को बांध के रस्सी को हम ऊपर नीचे की तरफ मूव कराएं, तो रस्सी कैसे चलेगी, ऐसे ऊपर नीचे लंबवत कंपन कर रही है। तो इन तरंगों को बोला जाता है अनुप्रस्थ तरंगे। जो ऊपर की तरफ मैक्सिमम पॉइंट है, अधिकतम विस्थापन है, इसको बोला जाता है श्रृंग, और जो नीचे की तरफ मैक्सिमम पॉइंट है इसको बोला जाता है गर्त। अब अनुदैर्घ्य, या जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में जो तालाब वाला एग्जाम्पल बताया था कि जब हम तालाब में, एक शांत तालाब में जब पत्थर का टुकड़ा फेंकते हैं तो उसमें भी जो विक्षोभ होता है वो किसी तरीके से आगे बढ़ता है, इसी तरीके से आगे बढ़ता है ना। तो वहां पर भी कौन सी तरंगे उत्पन्न हुई, अनुप्रस्थ तरंगे। जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है वो श्रृंग हो गया, और जो भाग नीचे दबता है वो हो गया गर्त हो गया। पर ये जो अनुदैर्घ्य तरंगे उत्पन्न हुई, अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न हुई, ये कहाँ पर उत्पन्न होंगी, तालाब के ऊपरी सतह पर। अब अनुप्रस्थ तरंगों के गुण, तो सबसे पहला पॉइंट कि अनुप्रस्थ तरंगों में जो ऊपर की तरफ अधिकतम विस्थापन होता है उसको श्रृंग कहते हैं, और नीचे की तरफ जो अधिकतम विस्थापन होता है उसको गर्त कहते हैं। मतलब तरंगे जो हैं वो श्रृंग और गर्त की फॉर्म में आगे बढ़ती हैं। सेकंड पॉइंट कि इन तरंगों के उत्पन्न होने के लिए जो माध्यम है वो दृढ़ होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। इसके बाद जो दो क्रमागत श्रृंग या गर्त हैं, जैसे एक ये श्रृंग और एक ये श्रृंग, अगर हम इनके बीच की बात करें, इनके बीच की दूरी की बात करें तो इनके बीच की दूरी क्या होगी, लैम्डा। इसी तरीके से एक ये गर्त और एक ये गर्त, इनके बीच की जो दूरी है वो भी क्या होगी, लैम्डा। तो दो क्रमागत श्रृंग या दो क्रमागत गर्त, इनके बीच की दूरी होती है तरंग दैर्घ्य के बराबर, यानी लैम्डा के बराबर। या फिर एक श्रृंग और एक गर्त, ये इनके बीच की दूरी होती है
λ/2 के बराबर तरंग दैर्घ्य की आधी होती है। अनुप्रस्थ तरंगे जो हैं ये सिर्फ ठोसों में उत्पन्न की जा सकती हैं, गैसों में ये उत्पन्न नहीं की जा सकती क्योंकि उनमें दृढ़ता नहीं होती। और द्रव में, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि जब हम तालाब में पत्थर का टुकड़ा डालते हैं तो अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न होती हैं, पर सिर्फ कहाँ पर, उसके ऊपरी सतह पर। तो अनुदैर्घ्य तरंगे जो हैं ये ठोस, द्रव और गैस तीनों में उत्पन्न हो सकते हैं, पर अनुप्रस्थ तरंगे जो हैं ये सिर्फ ठोसों में उत्पन्न हो सकती हैं क्योंकि इसके लिए दृढ़ता होनी जरूरी है। और द्रवों में कहाँ उत्पन्न हो सकती हैं, सिर्फ उनके ऊपरी तल पर उत्पन्न हो सकती हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है तरंगों की चाल, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है तरंग गति। तो सबसे पहले हम अनुप्रस्थ तरंग की चाल की बात करते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे जो हैं वो सिर्फ ठोसों में उत्पन्न होती हैं, तो इसके लिए जो सूत्र होता है वो होता है V = √η। ईटा जहाँ पर दृढ़ता गुणांक है और D है घनत्व। इनके डेरिवेशंस नहीं है आपको करने, इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं, सिर्फ फॉर्मूलेज करने हैं। तो अनुप्रस्थ तरंगों की चाल के लिए जो सूत्र है वो V = √η/d, जहाँ पर ईटा जो है जिस ठोस में ये उत्पन्न हुई है उसका दृढ़ता गुणांक और D है घनत्व। और अगर किसी डोरी में ये उत्पन्न हुई हो अनुप्रस्थ तरंग, जैसे हम रस्सी को खींचते हैं उसमें ऊपर नीचे कंपन होने लग जाए, तो उसके लिए जो सूत्र होता है V = वो होता है √T/m, जहाँ पर T जो है वो है डोरी में तनाव बल और m जो है वो है एकांक लंबाई का द्रव्यमान। ये काफी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ये विमीय विश्लेषण के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि जनरली बच्चे m को द्रव्यमान समझ लेते हैं, जबकि m यहाँ पर क्या है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान। सपोज आपको दिया हुआ है कि डोरी की लंबाई 5 मीटर है और द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, तो m का मान आप क्या रखेंगे, 5/5 यानी कि 1 रखेंगे, 5 नहीं रखेंगे। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है अनुदैर्घ्य तरंगों की चाल के लिए सूत्र। तो अनुदैर्घ्य तरंगे, मैंने आपको बताया कि अनुदैर्घ्य तरंगे ठोस, द्रव और गैस तीनों में उत्पन्न हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम ठोसों की बात करते हैं कि ठोसों में अनुदैर्घ्य तरंगों की चाल के लिए सूत्र क्या होता है, V = √y/d, जहाँ पर y जो है वो क्या है, यंग प्रत्यास्था गुणांक और d है घनत्व। इसी तरीके से अगर हम द्रव की बात करें, द्रवों में जब अनुदैर्घ्य तरंगे उत्पन्न होती हैं तो उसमें जो चाल है उसका सूत्र क्या हो जाएगा, V = आपने प्रत्यास्था वाले चैप्टर में पढ़ा है, y ये ठोसों के लिए हो गया यंग प्रत्यास्था गुणांक, द्रवों के लिए होता है आयतन प्रत्यास्था गुणांक। तो V = √b/d, ठीक है, जहाँ पर b आयतन प्रत्यास्था गुणांक और d है घनत्व। और गैसों के लिए जो सूत्र है ये है, यही वाला सूत्र इसमें भी है, V = √b/d। अब ये जो b/d है, ये वाला सूत्र ये लिया कि आयतन प्रत्यास्था गुणांक, गैस का आयतन प्रत्यास्था गुणांक और d घनत्व। पर जो न्यूटन थे उन्होंने बताया कि जब अनुदैर्घ्य तरंगे, क्योंकि हम अनुदैर्घ्य तरंगों की बात कर रहे हैं, ये जब गैसों में चलती हैं, गैस जैसे वायु में चलती हैं, तो वहां पर जो गैस का ताप होता है वो कांस्टेंट रहता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि यहाँ पर गैस का आयतन प्रत्यास्था गुणांक ना आकर यहाँ पर दाब आना चाहिए, क्योंकि जो B जो है वो समतापी आयतन प्रत्यास्था गुणांक है। और समतापी आयतन प्रत्यास्था, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब गैसों में तरंगे चलती हैं, ध्वनि तरंगे चलती हैं, तो ताप कांस्टेंट रहता है,
तो गैसों के लिए जो समतापी आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है वो गैस के प्रारंभिक दाब प्रेशर के बराबर होता है। तो उन्होंने कहा कि B को रिप्लेस कर देना चाहिए P से। तो जो सूत्र है वो होना चाहिए V इज इक्वल टू √P/D। अब P जो प्रेशर होता है, जो वायु का दाब होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, वो होता है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और D जो घनत्व होता है उसका मान होता है, वायु का जो घनत्व होता है वो होता है 1.293 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो V जो चाल है गैसों में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल, उसमें P का मान रखा, D का मान रखा। तो ये जो मान रख के कैलकुलेशन की गई, V का मान आया 280 मीटर पर सेकंड। पर हमें पता है कि जो 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल होती है वो लगभग कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकंड। इट मीन्स ये जो फॉर्मूला है V इज इक्वल टू P/D, इस फॉर्मूले में कुछ गलती है, कुछ त्रुटि है। न्यूटन का फॉर्मूला जो है वो गलत है। तो इसमें इसका जो फॉर्मूला था इसमें संशोधन किया गया, और ये संशोधन किया लाप्लास ने, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है इस चैप्टर का। और वो मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि लाप्लास ने इसमें क्या संशोधन किया। फिलहाल आपको यहीं तक करना है।